The picture is showing for your future 67 ना। तो आज है 3 दिसंबर 2024 और मैं किताब APJ अब्दुल कलाम की किताब है जो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और तो मैंने जहाँ तक छोड़ा था वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने ये मेरी एक डायरी है, तो इसमें मैंने लिखा है कि मैंने कितने पेज तक पढ़ चुके हैं और मुझे किस पेज से पढ़ना शुरू करना है। मुझे एग्जैक्टली वो चैप्टर नेम तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पेज नंबर तो याद है, उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ने जाऊँगा। तो APJ अब्दुल कलाम की किताब है आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर योर फ्यूचर। तो किताब कहाँ गई? ये मैं अपने लैपटॉप पे पढ़ूंगा क्योंकि एक PDF फॉर्म में है। मेरे पास फिजिकली कोई किताब तो है नहीं, कोई बुक है नहीं, क्योंकि आई थिंक वो बहुत महंगी मिलती है, इसकी वजह से मैं लिया नहीं। और वही चीज़ मैंने PDF में डाउनलोड करके रखी है। तो क्या गया, ये है 67 कितना, तो मैं यहाँ पर 67 नोट कर लेता हूँ, डाल देता हूँ 67। छः सात अपनी किस्मत के निर्माता आप खुद ही हैं। हाँ, मैं यहाँ से मैंने छोड़ा था। जब तुम मेरे हो और कुछ ना जानूं। अपनी किस्मत के निर्माता आप खुद ही हैं। हर एक विचार, भावना, इच्छा और कर्म एक शक्ति पैदा करता है। अच्छा और बुरा दोनों ही हमें प्रभावित करते हैं और तब तक हम पर हावी रहते हैं जब तक कि हम उनके बीच संतुलन नहीं पैदा कर देते। हमारी प्रेरणा और प्रवृत्ति से कई चीज़ें तय होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम किस तरह के परिवार में जन्म लेते हैं, अपनी नस्ल और अपने शरीर की बनावट कैसी है, इस पर हमारा कोई बस नहीं। हो सकता है कि मैं चाहूँ कि मेरी नाक की बनावट बदल जाए या मेरा कद कुछ इंच बढ़ जाए, और हालांकि प्रौद्योगिकी यह सब करने के तरीके लगातार विकसित हो रहे हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर के लिए यह ना बदलने वाली सच्चाइयाँ हैं। यह भी सच है कि सब बराबर नहीं बने हैं। एक ही परिवार के सभी बच्चों की क्षमता और बुद्धि एक जैसी नहीं होती। क्या इस असमानता के पीछे भी ईश्वर की मर्जी है? अगर ऐसा है तो क्या यह न्याय संगत है? दोनों सवालों का जवाब है हाँ। फिर भी जब बदलाव असंभव लगता है, वहाँ भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के लिए संभावनाएं होती है। अपनी परिस्थितियों, आंतरिक प्रेरणाओं, प्रवृत्तियों और अपने भाग्य पर सकारात्मक या नकारात्मक कैसे प्रतिक्रिया की जाए, यह मेरे ही हाथ में रहता है। यह हमेशा मेरे वश में होता है। आखिरकार आप खुद ही अपनी किस्मत के निर्माता हैं। प्रत्येक विचार, भाव, इच्छा और कर्म एक शक्ति पैदा करता है। अच्छा और बुरा दोनों ही हमें प्रभावित करते हैं और तब तक हमारे साथ ही रहते हैं जब तक हम उनके बीच संतुलन नहीं पैदा कर देते। सृजनशील व्यक्ति कुछ न कुछ कर बदलने की इच्छा शक्ति से प्रेरित रहता है, न कि दूसरों को पीछे छोड़ने की चाह है। क्या इसका अर्थ है कि कभी कभी नियति के आगे सारी कोशिशें बेअसर साबित हो जाती हैं? दार्शनिक पुस्तकें में इस सवाल का जवाब दिया गया है नहीं।
अंदरूनी ताकतें कभी नाकाम नहीं होती। हालांकि तत्कालिक रूप से सांसारिक दृष्टि से वह नाकाम होती लग सकती है, या कुछ ऐसा है जैसे कोई तंदुरुस्त रहने के लिए किसी खेल में हिस्सा ले, वह खेल में तो हार जाए लेकिन इसके बावजूद तंदुरुस्ती हासिल कर ले। इस तरह से आप जो भी कुछ करते हैं वह सब आपके हुनर और ताकत में जुड़कर उसका हिस्सा बन जाता है, जिससे कि भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद मिल सकती है। मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त दादा जेपी वसवानी ने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की वायुसेना का एक पायलट था। पोलैंड की सेना का एक पायलट था, रोमन तुरस्की, जिसे जर्मनी के ऊपर से उड़ान भरते समय किसी वजह से न चाहते हुए भी अपना विमान उतारना पड़ा। उसने अपने जहाज़ को मरम्मत के लिए छोड़ दिया और रात बिताने के लिए एक होटल में चला गया। अगली सुबह जैसे ही उसने अपने कमरे से निकलकर गलियारे में कदम रखा, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उससे टकरा गया। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, क्योंकि जर्मन खुफिया पुलिस का दल उसके पीछे पड़ा था। बिना कुछ सोचे विचारे अनायास ही रोमन तुर्की ने उस व्यक्ति को अपने कमरे में बुला लिया। पूरी तरह आवेग में काम करते हुए रोमन तुर्की ने उस व्यक्ति की जान बचा ली थी। बाद में पोलैंड पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। रोमन तुर्की इंग्लैंड जा बसा और रॉयल एयर फोर्स में शामिल हो गया, और आगे चलकर उसे जंग के एक सूरमा के तौर पर जाना गया। एक दिन उड़ान भरते हुए उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बुरी तरह घायल रोमन तुर्की को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां वह कोमा में चला गया। जब कई दिनों बाद उसे होश आया तो उसे देखा कि एक अजनबी उसके पलंग के बगल में खड़ा टकटकी लगाए हुए उसे देख रहा है। उस अजनबी ने पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, रोमन तुर्की ने जवाब दिया। तब अजनबी बोला, कई साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी, और कल सुबह जब मैंने अखबार में आपके विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और आपके कोमा में होने की खबर पड़ी तो मैं यहाँ चला आया। लेकिन किस लिए? रोमन तुर्की ने पूछा। क्योंकि अजनबी ने जवाब दिया, लोग कहते हैं कि मैं देश के सबसे अच्छे मस्तिष्क के शल्य चिकित्सकों में से एक हूँ। मैंने आपका ऑपरेशन किया है और अब आप ठीक हैं। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हो वह करो, और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। हमारी प्रवृत्ति और हमारी इच्छा शक्ति कैंची के दो फल की तरह है। प्रवृत्ति और इच्छा शक्ति। प्रवृत्ति माने फितरत, इच्छा शक्ति मतलब इच्छाओं की शक्ति। कैंची के दो फलों की तरह है। एक फल अपनी मर्जी करने की आज़ादी है, और दूसरा फल प्रेरणा और प्रवृत्ति। जब दोनों फल मिलकर चलते हैं तब कैंची अपना काम करती है। सृजनशील व्यक्ति कुछ न कुछ कर गुजरने की अपनी ही इच्छा से प्रेरित रहता है, न कि दूसरों को पीछे छोड़ने की चाह से। ईश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और अपने हालात सुधारें। वह इसलिए समस्याओं में से आपका सामना करता है और आपको मुश्किल में डालता है, ताकि आप समस्याओं को हरा दें, उनसे निपटें, और इस प्रक्रिया में आपका कुछ और विकास हो जाए और बेहतर से बेहतर हो जाए। किस पर है सारा दारोमदार?
आपकी पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स पढ़कर मुझे अच्छा लगा। इसमें अपने राष्ट्रपति भवन में रहते हुए अपनी ज़िंदगी में कई महत्वपूर्ण मोड़ों का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि किन महत्वपूर्ण स्थितियों यानी अपने जीवन के निर्णायक मोड़ों पर अपने सही निर्णय लिए, जिसके कारण आप राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सके। आपकी कहानी से मुझे यह समझ में आया कि आज ज़िंदगी जैसी है वह गुजरे वक्त में हमने अपने लिए जो कुछ चुना उसी का नतीजा है। आपकी कहानी से मुझे यह समझ में आया कि आज ज़िंदगी जैसी है वह गुजरे वक्त में हमने अपने लिए जो कुछ चुना उसी का नतीजा है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जिनके इतने दूरगामी परिणाम रहे कैसे लिए? मुझे स्पष्ट नहीं है कि ऐसे निर्णय कैसे लिए जाते हैं। मैं यह समझना चाहता हूँ कि ऐसे निर्णय हम कैसे लेने चाहिए, हमें कैसे लेने चाहिए, विशेषकर यह जानते हुए कि आज मैं जो निर्णय लेता हूँ वह भविष्य में जाकर कितना निर्णायक निर्णायक सिद्ध होगा। जब हमारा किसी स्थिति विशेष से सामना होता है तो हमारे मन की प्रवृत्तियाँ हमारे मन को किस तरह प्रभावित करती हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि वह चुनने की स्वतंत्रता के सिवा और कुछ नहीं है जो व्यक्ति की नियति या भाग्य को रूप देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या फिर वह प्रवृत्तियाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक गुण आगे ले जाने वाले जीन्स के जरिए हमारे पूर्वजों से विशेषकर वंशानुक्रम में मिलती है और हमें इस तरह सोचने पर मजबूर करती है। किन्हीं परिस्थितियों में किस खास तरह से कदम उठाते हैं। मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ वह है, किस पर है हमारा दारोमदार? मस्तिष्क, शरीर और जीन्स तीनों आपस में एक किस्म का नृत्य करने में जुटे हुए हैं। मैड रिडली। हमारी दुनिया, स्पेस, समय, परिमाण, ऊर्जा और चेतना के आपसी संबंधों का एक जटिल नेटवर्क है। भौतिक शास्त्री और चेतना का गहराई से अध्ययन करने वाले विद्वान थॉमस कैम्पबेल ने भौतिक शास्त्री फिजिशियन और चेतना का गहराई से अध्ययन करने वाले विद्वान थॉमस कैम्पबेल ने अपनी पुस्तक माई बिग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में अपने इस विचार को प्रस्तुत किया कि हम ब्रह्मांड को एक विशालकाय मस्तिष्क मान सकते हैं। उनके अनुसार लंबे समय में किसी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया विकास की एक प्राकृतिक गति से प्रभावित होती है और वह सभी तरह के नेटवर्क के लिए एक ही होती है, चाहे वह इंटरनेट हो, मानव मस्तिष्क हो या संपूर्ण ब्रह्मांड हो। इसलिए हम मान लें कि एक व्यक्ति के रूप में हम अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़ी अति विस्तृत जीव सत्ता से निकली चेतना के अंश हैं, जिसमें मन, शरीर, परिवार, समुदाय, पर्यावरण, संस्कृति आदि सभी कुछ समाहित हैं। पर्यावरण। सच यह है कि ऐसा एक कोई भी नहीं है जिस पर सारा दारोमदार हो। ऐसा एक कोई भी नहीं है जिस पर सारा दारोमदार हो। मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा
रोल प्ले कर तुम्हारी ज़िंदगी में से सबसे ज़्यादा चीज़ें रोल प्ले करें, उसे बोलते हैं ना दारोमदार, कि किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा दारोमदार है। तो हमारी ज़िंदगी में सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा चीज़ क्या रोल प्ले करती है। आई थिंक यह संसार अनेक जटिल और बौद्धिक प्रणालियों से भरा है जो एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे को प्रभावित करती है, और उनका कोई एक संचालन केंद्र नहीं है। यह संसार जटिल, बौद्धिक और आपस में एक दूसरे से जुड़े तंत्रों से भरा है जो सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनके संचालन का कोई एक केंद्र नहीं है। मैं आपको अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण देता हूँ। अर्थव्यवस्थाएं आवश्यकता और आपूर्ति की जटिल व्यवस्थाएं होती हैं। अर्थव्यवस्थाएं आवश्यकता और आपूर्ति की बेहद जटिल व्यवस्थाएं होती हैं जिनका नियंत्रण किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता। हालांकि इनके भी कुछ सामान्य से नियम होते हैं, फिर भी अर्थव्यवस्थाओं में उछाल और गिरावट के बारे में पहले से कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल होता है। यह एक भ्रम है कि अगर किसी को यह तय करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि किसी चीज़ का कब, कहाँ, कैसे, कितना और किसके द्वारा उत्पादन किया जाए और उसे किस भाव से बचा जाए, तो अर्थव्यवस्थाएं बेहतर चलती हैं। इस भ्रम ने सारी दुनिया के लोगों की सेहत और दौलत को तबाही की हद तक नुकसान पहुंचाया है। आपने अपने मानव शरीर को एक उदाहरण के रूप में लेकर इस बात को समझे। आप कोई ऐसा दिमाग नहीं है जो शरीर को चला रहा है। आप कोई ऐसा दिमाग नहीं है जो शरीर को चला रहा है, और ना ही आपको शरीर है, ना आप कोई शरीर है जो हार्मोन रिसेप्टर यानी अभिग्राहकों को सक्रिय करके जीन समूह को संचालित करते हैं। ना ही आप शरीर के हार्मोन के स्राव को प्रेरित करने वाले जीन को सक्रिय करके मस्तिष्क को संचालित करने वाले जीन समूह हैं। हालांकि आप इनमें से कोई भी नहीं हैं, लेकिन आप इनमें से सभी कुछ हैं। ये क्या बात है? हालांकि आप इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन आप इनमें से सभी कुछ हैं। मस्तिष्क और शरीर का एक व्यवस्था के हिस्से हैं। आनुवंशिक सूत्रों के वाहक डीएनए के 10वें क्रोमोसोम पर स्थित एक जीन CYP17 कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनाती है, जो मस्तिष्क के रवैये में बदलाव लाकर शरीर और मस्तिष्क का एकीकरण करके रखता है। कोर्टिसोल शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में दखल देकर आँख, कान और नाक के संवेदनशीलता में बदलाव लाता है, जिससे कई शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन आता है। मनोवैज्ञानिक तनाव पर प्रतिक्रिया करते हुए मस्तिष्क कोर्टिसोल के स्राव को प्रेरित करता है। खून में मिलकर रगों में बहते हुए कोर्टिसोल प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया करने की क्षमता को दबा देता है। इससे सुसुप्त अवस्था में थोड़ा वायरस का संक्रमण भड़क उठता है, या फिर कोई नया संक्रमण शरीर को अपना चपेट में ले लेता है। इसके भौतिक लक्षण जरूर हो सकते हैं, लेकिन
कारण मनोवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजिकल होता है, मतलब और रीजन काम ब्रश। मस्तिष्क किसी बीमारी का शिकार होता है या फिर अल्कोहल या मस्तिष्क के गुणधर्म बदल कर मना स्थिति में बदलाव लाने वाले ऐसे ही किसी पदार्थ के सेवन से प्रभावित होता है, तो इसके कारण भौतिक होते हैं और लक्षण मनोवैज्ञानिक। जो रीज़न है वो भौतिक है। और जो लक्षण दिखाई देंगे, सिम्टम्स आएंगे, वो साइकोलॉजिकल है। मैं इस मुद्दे पर अपने दोस्त अहमदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के संस्थापक अध्यक्ष जय शेठ से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि बाहरी क्रियाकलापों को पूरी तरह सचेत होकर या चैतन्य अवस्था में प्रति लापरवाह होकर इंसान के जीन्स को बिजली के स्विच की तरह खोला और बंद किया जा सकता है। कोर्टिसोल के असर से जो जीन्स खुल जाते हैं वे फिर दूसरे जीन्स को भी जागृत कर देते हैं और ये जीन्स और दूसरे जीन्स को इस तरह जीन्स के जागृत होने का सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। दरअसल यह एक जटिल और पेचीदा व्यवस्था है। इंसान अच्छे और बुरे, भद्दे और सुंदर में भेद की समझ और उनमें से एक को चुनने की क्षमता के दम पर अपनी नियति को समझ बूझकर एक रूप देने में खुद सक्षम। बहुत सारे जीन्स जीवन पर सुसुप्त रह सकते हैं। बहुत सारे जीन्स जीवन भर सुसुप्त रह सकते हैं क्योंकि उनमें से बहुतों को जगाने के लिए बाहरी कारकों और अपनी इच्छा शक्ति से काम करने की ज़रूरत होती है। इस तरह हम अपने सर्वशक्तिमान समझी जाने वाली जीन्स की दया के मोहताज नहीं है, बल्कि अक्सर देखने में यही आता है कि हमारी जीन्स ही हमारी मेहरबानी की मोहताज होती हैं। अगर आप लापरवाही से जीते हैं या फिर आपका काम तनावपूर्ण है या आपका घर परिवार ठीक ढंग से नहीं चल रहा है,
या फिर आप बार बार खुद के साथ कुछ डरावना या बुरा होने की कल्पना करते रहते हैं, तो आप अपने शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ा लेंगे। और कोर्टिसोल जीन्स को हालात का मुकाबला करने या भाग कर बचने निकलने के लिए जागृत करता है। इस तथ्य पर किसी विवाद की गुंजाइश ही नहीं है कि हम जानबूझकर बिखेरी गई मुस्कुराहट से अपने मस्तिष्क के आनंद केंद्रों को ठीक वैसे ही सक्रिय कर सकते हैं जैसे खुशी देने वाले ख्यालों से होठों पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। हालांकि मनुष्य मात्र के लिए ईश्वरीय इच्छा सार्वभौमिक है, फिर भी पवित्र कुरान में इंसान की भी अलग और सक्रिय भूमिका बताई गई। हमने इंसान को सही रास्ता दिखाया है और वह सही रास्ता चुनकर उसके लिए शुक्रगुजार होने या शुक्रगुजार ना होने के रास्ते को अपनाने के लिए आज़ाद है। इसका अर्थ यह हुआ कि इंसान अच्छे और बुरे, भद्दे और सुंदर के भेद की समझ और उनमें एक को चुनने की क्षमता के दम पर अपनी नियति को समझ बूझ कर एक रूप देने में खुद सक्षम है। मैं अपने खुद के अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि ईश्वर ने मेरे प्रति प्रेम और दया का भाव रखा है, लेकिन मैंने भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करके और कम से कम खर्च में अपना काम चलाकर साधारण जीवन जिया है। हालांकि मानव की इच्छा शक्ति का दायरा जितने भी दूसरे जीव जंतुओं के बारे में पता है उन सब के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ा और व्यापक है, और उसकी भूमिका भी ज़्यादा सृजनात्मक है। लेकिन उसका प्रभाव ईश्वर द्वारा उसके क्रियाकलापों और कर्मों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में सीमित है। इसलिए इंसान जीवन में जो कुछ करना चाहता है वह सारा कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उसे ईश्वर के मर्जी के अनुसार चलना पड़ता है और अपने आप में सब कुछ समेटे हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है, लेकिन वह जितनी भी कोशिश कर ले वह नहीं पाता। इसका कारण यह है कि ईश्वर की इच्छा शक्ति और व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति का विरोध करती है और उसे वह करने से रोकती है जो वह करना चाहता है। बल्कि व्यक्ति के ज्ञान और उसकी क्षमता से पर कोई अज्ञात बाहरी कारक होता है जो उसके काम में बाधाएं पैदा करता है और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है। इसके विपरीत हमें बिना किसी स्पष्ट कारण या योग्यता के आधार पर खास काम और उद्देश्यों के लिए चुना गया है। हर बार हमारी सभी आकांक्षाएं पूरी हो जाए यह ज़रूरी नहीं, लेकिन अपनी चाहतों का हमारा अनुभव हमें हमेशा किसी न किसी तरह ज़रूर बदल डालता है। लेकिन अपनी चाहतों का
हमारा अनुभव हमेशा किसी न किसी तरह ज़रूर बदल डालता है। व्यक्ति और समाज दोनों ही का लगातार ऐसी बाधाओं और संभावनाओं से आमना सामना होता रहता है। इस तथ्य के मद्देनज़र की प्रकृति के अधिकार क्षेत्र में कुछ भी बेवजह नहीं होता, और जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। और यह भी कि हम सिर्फ संसार में वही देख पाते हैं जहाँ तक मनुष्य की नज़रें पहुँचती हैं। इसलिए हमें यह स्वीकार करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हर बार हमारी सभी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अपनी चाहतों का हमारा अनुभव हमें हर बार किसी न किसी तरह ज़रूर बदल डालता है। अगर हम आपसी मेल जोल के साथ रहने की कोशिश करें और अपनी ऊर्जा सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने आसपास वालों के भी हालात सुधारने में लगाएं, तो ज़रूर एक सुंदर भविष्य उभर कर सामने आएगा। वह प्रक्रिया जिसके तहत बड़ी चीज़ें, भव्य स्वरूप और विशाल व्यवस्थाएं उन छोटी और अपेक्षाकृत सरल चीज़ों के बीच आपस में क्रियाएं होने से उत्पन्न होती हैं। उनमें खुद में भव्य स्वरूप और विशाल व्यवस्था के गुण नहीं नज़र आते। उद्भव या इमरजेंस कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके तहत बड़ी चीज़ें, भव्य स्वरूप और विशाल व्यवस्थाएं उन छोटी और अपेक्षाकृत सरल चीज़ों के बीच आपस में क्रियाएं होने से उत्पन्न होती हैं, जिनमें खुद के भव्य स्वरूप और विशाल व्यवस्था के गुण नहीं नजर आते, उद्भव या इमरजेंस कहलाती हैं। मानव समूहों को अगर अपने आप में पूरी तरह आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वह निरर्थक अव्यवस्था के बजाय सहज एक ही व्यवस्था बनाने के लिए खुद ही नियम कायदे में ढल जाएंगे। शेयर बाजार या कोई भी दूसरा बाजार बड़े विशाल पैमाने पर उद्भव का उदाहरण है। अपने बृहद स्वरूप में वह दुनिया भर में फैली कंपनियों के स्टॉक और शेयर के दामों के नियमन करता है। फिर भी उसमें पथ प्रदर्शक या अगुवाई करने वाला कोई नहीं होता। जहाँ कोई केंद्रीय योजना नहीं होती, वहाँ सारे बाजार के कामकाज पर काबू रखने वाली कोई एक हस्ती नहीं होती। इसलिए खुद को अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का एक हिस्सा ही समझो, खुद को बड़ी तस्वीर का हिस्सा समझो, और तुम्हें ज़िंदगी में अपना आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। स्वार्थ के लिए किए गए काम, अपनी सनक और मनमर्जी से की गई हरकतें, प्यार और नफरत के नाम पर भावनात्मक को लेकर जूझने से कोई ज़्यादा आगे नहीं पहुंचता। इसके बजाय अगर हम आपसी मेल जोल के साथ रहने की कोशिश करें और अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने ही नहीं, अपने आसपास वालों के भी हालात सुधारने में लगाएं, तो ज़रूर एक सुंदर भविष्य निकल कर सामने आएगा। ज़िंदगी के सभी मोड़ दरअसल एक ऐसे मुकाम होते हैं जहाँ ईश्वर की इच्छा इंसान की इच्छा को पीछे छोड़ देती है। कभी हमें रोक दिया जाता है तो कभी हमें आगे बढ़ने के लिए चुन लिया जाता है। ईश्वर पर ही सारा दारोमदार है। बस ये ख़त्म। एक चैप्टर है कि दारोमदार किस पर है, यहाँ एक चैप्टर फिनिश होता हुआ। अब पेज नंबर 78, जो कि नया चैप्टर, नया एक पैराग्राफ, नया एक फ्रेज शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है अद्वितीय है आप, यू आर यूनिक।
अद्वितीय हैं। ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बस मैं लिख दूँ। मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ अब मैं वो चीज़ें लिखूँगा। मैंने किस पेज तक पढ़ लिया है, मैंने कितना पढ़ा है, वो मैं लिखूँगा। ठीक है। मैं 29 तारीख को ये किताब पढ़ी थी, आज 3 तारीख को, मतलब बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे। अद्वितीय हैं, अद्वितीय। ठीक है भाई, इतना हो गया भाई, इतने मैंने किताब पढ़ लिया। अब मैं थोड़ा सा अपनी कॉलेज की भी पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। 10 तारीख को एग्ज़ाम है, 10 दिसंबर को एग्ज़ाम है ना। फिर मिलते हैं फिर कल सुबह या फिर शाम को।